बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूं और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, फौज का जवाब आ गया है और ये जवाब पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए, 22 करोड़ अवाम के लिए है और फिर ताकतवर हलकों ने ये जो पैगाम दिया है ये सियासी जमातों के लिए भी है और कुछ और लोगों के लिए भी है। ये पैगाम क्या है और जवाब क्या दिया गया, इसे प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, दो खबरें और भी हैं। आज खान साहब ने दोबारा खिताब करते हुए बनीगाला के अंदर से वकला से कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, एक साजिश बनाई जा रही है। ये साजिश क्या है, इसके किरदार कौन है और इसके ताने बाने कहां से जाकर मिलते हैं, आज इस प्रोग्राम में हम इसकी तफसीलात अपने व्यूअर्स के साथ शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, तीसरी खबर जो है, शहबाज स्पीड कहा जाए या फिर हारे हुए कमांडर की दास्तान, जिसने आज बिजनेस कम्युनिटी कॉन्फ्रेंस में अपने सब लोगों के सामने रख दी, कौम के सामने रख दी कि जनाब ये मुझसे नहीं होगा। क्या नहीं होगा, हारे हुए कमांडर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, इसे भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और 1 साल 3 माह का जिक्र किया, क्यों किया, इसकी वजूहात भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले राय साहब, सबसे बड़ी खबर दो टोके इस प्लेटफॉर्म पे हम शामिल कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताकतवर हल्के खामोश नहीं रहते, अब वो जवाब देते हैं। कोई तनकीद करे उसका भी जवाब आता है और ये खामोशी से नहीं आता बल्कि बाकायदा अलन ऐलान आता है। और जो जवाब आया, एक्स सर्विसमैन ने कल कुछ गुजारिशात की थी और कुछ जो पर्दे की बातें थी जो माजी में हुई, गारंटीज दी गई, उसका हवाला, और फिर इस हवाले के साथ साथ जो कुछ खबरें जुड़ी हुई थी इसका भी तस्करा किया गया। अब पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि बड़ी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने किसी से कभी भी 3 महीने या किसी और मुद्दत में इलेक्शन करवाने का वादा नहीं किया और ना ही इस तरह की गुफ्तगू की गई जैसा कि दावा किया जा रहा है। इन मुतल्लिका ज़राए के मुताबिक एक आर्मी चीफ और इस तरह का वादा कैसे कर सकता है, ये इनके दायरे इख्तियार में नहीं है। इन ज़राए का ये भी कहना है कि बाज़ रिटायर्ड अफसरान की ये तंजीम तमाम रिटायर्ड फौजियों की नुमाइंदगी नहीं करती। रिटायर्ड अस्करी मुलाजमीन की तंजीम वही कहलाती है जिसकी मंजूरी फौजी हेडक्वार्टर्स दे, और इस तरह की तंजीम का काम सिर्फ रिटायर्ड फौजी मुलाजमीन की फलाह व बहबूद होती है, ना कि सियासत। अच्छा, अब राय साहब, ये जो बात कही गई है, रिटायर्ड फौजी को सियासत में हिस्सा नहीं लेना है और इस पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन वेटरन्स के नाम पर सियासत या फौज के साथ अपने ताल्लुक को सियासी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकती। राय साहब, ये क्या हो गया? माजी में और जब इमरान खान की हुकूमत को गिराई गई तो फिर यह भी सवाल सामने जरूर आया था कि मीडिएशन का किरदार अदा किया गया, कुछ ऑप्शंस रखे गए। अब ये ऑप्शंस किसकी तरफ से थे, कौन गया, किसने राब्ता किया, ये अलग बहस है। माजी में मोहम्मद जुबैर साहब भी मिलते रहे। फौज ये खुद कह चुकी है कि जब हमसे कोई मिलने के लिए आता है तो हम मिलते हैं। हमने अब शेख रशीद साहब की बातें भी सुनी हैं, वो भी ये कहते हैं कि जनाब बैकडोर काम हो रहा है, ऑप्शंस रखे जा रहे हैं। अब ये इमरान खान के ऊपर है कि वो मानते हैं या नहीं मानते। इसी हुकूमत ने कुछ गारंटीज की बात की है, उस पर भी आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन राय साहब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। डिफाई कर दिया गया, मानने से इनकार कर दिया गया कि जनाब कुछ ऐसा नहीं हुआ और हमें फौज को सियासत में मत घसीटा जाए, और ऐसे लोग जो रिटायर्ड हो गए उनका भी सियासत से कोई लेना देना नहीं है। देखें हाशमी साहब, ये कोई अलल ऐलान जवाब तो नहीं आया। इसको हम किसी भी सूरत ये नहीं कह सकते कि अलल ऐलान कोई वजाहत आ गई है, क्योंकि ये खबर दी गई है बीबीसी को जराए से। अलल ऐलान अगर जवाब आता तो फिर DGISPR इस मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करते कि जनरल अली कुली खान ने और जो दीगर रिटायर्ड फौजी अफसरान थे जिन्होंने ये कहा कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी। दूसरा, उन्होंने कैमरों के सामने ये कहा कि हमारी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से। अब जो बीबीसी को जराए से खबर दी गई है उसमें एक ये वजाहत नहीं है कि क्या इन रिटायर्ड अफसरान की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, क्योंकि वो तो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी मुलाकात हुई थी। वो कैमरों के सामने क्लेम कर रहे हैं, उन्होंने किसी निजी महफिल में बात नहीं की, उन्होंने कोई जराए से कोई खबर लीक नहीं की, बल्कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात हुई और मुलाकात भी इस इंपोर्टेड हुकूमत के आने के बाद हुई, यानी तहरीके अदम एतमाद और अमरीकी साजिश के नतीजे में खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद वो मुलाकात हुई और इन्होंने जनरल बाजवा को ब्रीफ किया कि मुल्क और कौम किस तरह से इंतशार का शिकार हो रहे हैं। और इनका तासुर यह था कि जनरल बाजवा भी ये एहसास कर रहे थे, ये रियलाइज कर रहे थे कि वाकई ही कौम इस वक्त तकसीम का शिकार हो रही है और इंतशार का शिकार हो रही है। और इस वजह से जनरल बाजवा ने 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी। अब जो जराए से खबर दी गई है बीबीसी को, एक तो उसमें यह वजाहत होनी चाहिए थी कि क्या जनरल अली कुली खान और रिटायर्ड फौजी अफसरान मुलाकात के हवाले से सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, क्या यह मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, और अगर यह मुलाकात हुई थी तो फिर इसका एजेंडा क्या था। जाहिर है कि इसका एजेंडा क्या हो सकता था। ये रिटायर्ड फौजी अफसरान जिस तरह से इन्होंने अमेरिकी साजिश के खिलाफ खुलकर अपना मौकफ बयान किया, इसका मतलब है कि उस मुलाकात का एजेंडा तो यही हो सकता था कि वो जनरल बाजवा को बताएं कि इस अमेरिकी साजिश के मुतल्लिक अवाम क्या सोचते हैं। इसी तरह रिटायर्ड फौजी अफसरान और रिटायर्ड जो सिपाही हैं पाक फौज के, वो क्या सोचते हैं और उनका सेंटिमेंट भी जनरल बाजवा तक पहुंचे। इसी तरह इसी खबर में ये एक बात की गई जराए के हवाले से कि आर्मी चीफ किस तरह से इलेक्शन के मुतल्लिक कह सकते हैं या अपना असर रसूख किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हाशमी साहब, हकीकत तो यह है कि पिछले 75 साल में या तो बराह रास्त फौज और फौजी क़यादत इक़्तिदार में रही है, और जब ये लोग इक़्तिदार में नहीं रहे तो तब भी इनका सियासत पर भरपूर असर रसूख रहा है। ये खुद उसको मानते भी हैं और ये भी कहते हैं कि हमने अपना जो असर रसूख है सियासत में वो मस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल किया है, ताकि ये जो सियासतदान है ये मादर पिदर आजाद होकर मुल्क लूट कर ना खा जाएं। तो ये बात तो मानने वाली नहीं है कि आर्मी चीफ का इतना असर रसूख ना हो, किसी भी आर्मी चीफ का, कि वो इलेक्शन के लिए राह हमवार ना कर सके। दूसरी बात यह है कि जब DGISPR ने अपना मौकफ देना होता है, यानी जब फौज ने अपना मौकफ देना होता है या आर्मी चीफ ने अपना मौकफ देना होता है, तो हाशमी साहब उसके 2-3 बड़े दिलचस्प तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि DGISPR का जो ट्विटर हैंडल है वहां से ट्वीट कर दी जाए, तो वो ऑन रिकॉर्ड एक वक्फ समझा जाता है। अब एक लम्हे के लिए हम ये सोच लेते हैं कि ट्वीट इसलिए नहीं किया गया कि मिलियंस में अगरचे फॉलोअर्स हैं DGISPR के ट्विटर हैंडल के, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल भारत में भी मॉनिटर होता है, तो इस वजह से ट्वीट नहीं किया गया। लेकिन इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी हो सकता था, क्योंकि दूसरी जानिब जो दावा किया गया वो जराए से नहीं किया गया, वो कैमरों के सामने किया गया। इसलिए ऑन रिकॉर्ड DGISPR इसके ऊपर प्रेस रिलीज जारी कर सकते थे। फिर तीसरा तरीका यह था कि DGISPR कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रख लेते, और अमूमन होता यह है कि फौज ने जब अपना मौकफ किसी खास मामले पर सामने लाना हो तो कई मरतबा कुछ सहाफियों से उसी मामले के मुतल्लिक सवाल करवा लिया जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, और फिर उस सवाल का जवाब DGISPR दे देते हैं। इस तरह फौज का मौकफ या आर्मी चीफ का मौकफ वो सामने ले आते हैं। लेकिन यहां पर वो भी काम नहीं हुआ और स्टोरी गई है कहां, BBC के पास, और BBC ने भी मुतलका जराए का हवाला दिया। अब हम सब जानते हैं कि अगर हुकूमती जराए होते तो BBC हुकूमती जराए की बात करती। मुतलका जराए का मतलब यह है कि BBC दिफाई जराए को कोट कर रहा था फौज के मुतल्लिक, और किसकी जुर्रत है कि वो जराए से कोई खबर दे और BBC उस खबर को एज इट इज छाप भी दे फौज के मौकफ के तौर पर। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान के ताकतवर हल्के क्या इस माहौल के अंदर कोई एश्योरिटी देने के काबिल हैं, और एश्योरिटीज बैकडोर जिसकी शेख साहब बार बार कर रहे हैं, क्या वाकई ऐसी मुलाकातें हो रही हैं? क्योंकि अगर रिटायर्ड फौजियों की तरफ से कहा जाए कि जनाब देखें मुलाकात हुई, गारंटी दी गई, शेख साहब भी तो यही बात कर रहे हैं। शेख रशीद की बात को या फिर इससे पहले जो मिनिस्टर्स मिलकर आए उनकी बात को तो कभी पाक फौज ने जो है वो डिनाई नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं आई, कोई कुछ नहीं कहा गया। लेकिन इनकी बात को क्यों डिनाई किया गया? इसलिए कि तकरीबन 6 लाख के करीब सर तादाद है एक्स सर्विसमैन की, और अमजद शुएब साहब, जनरल अमजद शुएब साहब मुतादिद बार मेरे साथ बात करते हुए अपने प्रोग्राम्स में भी और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ये बात कह चुके हैं कि वो सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े हैं।
तो यह भी एक तासुर था कि एक बड़ी तादाद में एक सर्विसमैन का इमरान खान की तरफ इंक्लिनेशन जो है वो खतरनाक साबित हो सकता है और एक इंस्टीट्यूशन को इसकी ऑब्वियसली इसका नुकसान होगा और एक जो तासुर है इसको जायल करने के लिए ये बात जो है कही गई और रिएक्शन दबे अल्फाज में आया। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि अगर ऐसी नहीं मुलाकात थी तो पहले तो ये कहना चाहिए था कि जनाब को मिला ही नहीं। देखें हाशमी साहब, ये 6 लाख रिटायर्ड फौजी अफसरान या फौजी सिपाहियों का, सोल्जर्स का मामला नहीं है। इस वक्त जो आपकी 7 लाख हाजिर सर्विस फौज है, आप उनके सेंटिमेंट का अंदाजा इन रिटायर्ड फौजी अफसरान के जज्बात से लगा सकते हैं। अब जाहिर है कि जो लोग हाजिर सर्विस हैं वो तो एक डिसिप्लिन के पाबंद हैं। ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं ये अब अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फौज का डिसिप्लिन है वो इनको अपनी राय के इजहार से नहीं रोकता, क्योंकि ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन जो हाजिर सर्विस 7 लाख आपकी फौज है उसके अंदर क्या जज्बात हैं, और उसके अंदर जज्बात का अंदाजा लगाना कि किस किस्म के होंगे वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्योंकि मरियम नवाज ने इस फौज के खिलाफ जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरह से इस फौज के मुतल्लिक ये कहा कि आज़ाद कश्मीर में इस फौज के खिलाफ बगावत हो रही है, जिस तरह से इस फौज की क़यादत के ऊपर बदतरीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, जिस तरह इस फौज को तकसीम करने के लिए जनरल फैज हमीद को सिंगल आउट करने की कोशिश की, और यह भी कहा कि हम कारगिल के राज खोल देंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि यह फौज 5 जंगें हारी थी। परवेज रशीद की एक ऑडियो इस वक्त वायरल है जिसमें वो ये कहते हैं कि ये जनरल्स मुल्क का बेड़ा गर्क कर देते हैं और मियां नवाज शरीफ को कहते हैं कि आकर तुम संभालो। तो आप अंदाजा कर लें कि फौज के जो हाजिर सर्विस लोग होंगे उनके दिल कितने दुखे हुए होंगे कि ऐसे लोग जो कि बार बार हमें डीमोरलाइज करते रहे, हमारी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करने के बजाय हमारे खिलाफ साजिशें करते रहे, तो उनके जज्बात इस वक्त क्या होंगे कि वही लोग इस हुकूमत पर मुसल्लत हो गए हैं और उन्हीं लोगों को सल्यूट करना पड़ता है। हमारे फौजियों को इन्हीं लोगों को सलामी देना पड़ रही है जो कि इससे पहले हमारी फौज, हमारी फौजियों और हमारे जो सिपा सलार हैं, इसी तरह हमारे कोर कमांडर्स, हमारे जनरल्स, हमारे मेजर जनरल, पूरी आप फौज नीचे से लेकर ऊपर तक, जैसे जनरल आसिफ गफूर ने कहा था और जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी कहा था कि फौज कोई 10-12 जनरल्स का नाम नहीं है, फौज कोई सिर्फ सिपाहियों का नाम नहीं है। फौज बतौर इदारा हमेशा एक, आप ये कह लें कि एक जिस्म के तौर पर, एक जान के तौर पर काम करती है। तो ऐसे लोग जिन्होंने इस फौज के खिलाफ इतनी साजिशें की, अब वही लोग इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत हो गए हैं और जाहिर है कि इस फौज के ऊपर भी मुसल्लत हो गए हैं, क्योंकि फौज बहरहाल हुकूमत का एक जैली इदारा ही होता है। तो इस पूरी सूरत हाल में ये नहीं है कि सिर्फ कोई 6 लाख जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनका ये सेंटिमेंट है, बल्कि बिल्कुल एविडेंट है कि पाक फौज के अंदर जो हाजिर सर्विस लोग हैं उनके अंदर भी इस वक्त किस किस्म के जज्बात होंगे। क्योंकि हाशमी साहब, वो हमारे जो सिपाही और हमारे वो फौजी जो अगले महाजों के ऊपर डटे हुए होते हैं, जो कि सियाचिन की यकबस्ता रातों में जिनके जिस्म गल जाते हैं, जिनके जिस्म के आज़ा जो हैं वो गल जाते हैं इस मुल्क की हिफाजत करते करते, उन लोगों के खिलाफ और उस फौज के खिलाफ साजिशें की गई। और ये अल्फाज बोले ख्वाजा आसिफ ने, यानी एक तरफ हमारी फौज जो है वो अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को पिछले 75 साल में उसके अज़ाइम को रोक रही है पाकिस्तान के खिलाफ, और इस सिलसिले में कितनी शहादतें हुई हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ क्या कहते हैं कि हमारी फौज 5 जंगें भी हारी और उसके बाद ढिटाई के साथ ये मांगते हैं डिफेंस बजट भी। तो आप बता दें कि इस पूरी सूरत हाल में फौज के अंदर क्या सेंटिमेंट होगा। लेकिन जाहिर है कि अख्तियारात और आप ये भी कह सकते हैं कि फैसले करने की जो एक पावर है, जो एक डिसीजन मेकिंग की पावर है, वो फौज के अंदर सबके पास तो नहीं होती, वो तो अस्करी क़यादत के पास होती है। तो इसलिए बार बार ये कहा जाता है कि अस्करी क़यादत को ये सोचना चाहिए कि ये ऐसे लोग जो 30 साल पहले मुल्क के अंदर लूट मार करते रहे वही दोबारा से मुसल्लत हो गए हैं, वही करप्शन का दौर शुरू हो गया है। उसी तरह जैसे पहले इन्होंने मुल्क को दिवालिया किया था,
दोबारा ये मुल्क को दिवालिया करने के करीब हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में अगर फौज ये कहे कि हम न्यूट्रल हैं और हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ये कोई मानने के लिए तैयार नहीं है हाशमी साहब। ये 2022 में कोई ये बात नहीं मानेगा, बीबीसी की जो स्टोरी दी गई जराए से कि फौज का पाकिस्तान की सियासत पर असर व रसूख नहीं है, ये कोई नहीं मान सकता। इस तरह की स्टोरीज पिट जाती हैं। राय साहब, खान साहब ने बनीगाला में आज वुकला कन्वेंशन से खिताब किया और खान साहब, राय साहब, इससे पहले बात अपनी जो आखिरी तकरीर थी लॉन्ग मार्च की और फिर उन्होंने उसके बाद भी जलसों से खिताब किया, वो ये कह चुके हैं कि हमारी तैयारी नहीं थी। अब ऐसा लगता है कि खान साहब पाकिस्तान के तमाम तबकात को मोबिलाइज कर रहे हैं और मैंने हमेशा ये बात कही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम है या फिर इनका जो साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला का, वो उतना मौसर नहीं रहा, लेकिन अब वो अपनी उसके ऊपर भी काम शुरू किया और आज खान साहब ने जो बात कही है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। कोशिश की जा रही है कि कोई ऐसा मुकदमा बनाया जाए कि इमरान खान को बनीगाला से गिरफ्तार कर लिया जाए ताकि इस तहरीक को दबाया जा सके। खान साहब ने आज क्या कहा, वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ मुल्क में आने और मरीम नवाज लंदन जाने के लिए डील चाहते हैं। इन मामलों पर डील और ढील दोनों ही इदारों की आबरू के लिए खतरा है, एहतियात लाजिम है। शहबाज शरीफ को डील देकर पहले ही काफी तनाजात खड़े कर दिए गए हैं। और फिर उन्होंने आज ये सवाल भी किया कि निकलोगे, तो जवाब आया निकलेंगे, तैयारी कर रहे हैं। राय साहब, क्या केस बनाया जा सकता है? पिछले 3-4 रोज में इस्लामाबाद से आपने भी रिपोर्ट किया और बड़ी डिटेल के साथ बताया बनीगाला के मनाजिर के हवाले से कि वहां पर क्या होता रहा। लोगों ने कैंप लगा लिए, पुलिस की नफरी वहां पे पहुंचती है। राना सनाउल्लाह साहब भी बयान देते रहे, लेकिन आज खैर उनके थोड़े से तेवर बदले हुए हैं। आज उन्होंने कहा है कि मिल बैठकर बात कर सकते हैं इमरान खान से, जमहूरियत का यही हुस्न है। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आज राना सनाउल्लाह की तरफ से दी गई, किसके कहने पे दी गई है। लेकिन राय साहब, कैसे देखते हैं खान साहब की गिरफ्तारी होगी और फिर दूसरी तरफ ये जो डील की एक नई बात की गई है खान साहब की तरफ से, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाशमी साहब, हमारे जो कुछ व्यूअर्स हैं वो बड़े जज्बाती हैं बड़े इमोशनल हैं, और अगर कोई हकायक उनको बताए जाएं, ऐसे हकायक जिनके मुतल्लिक वो यकीन करने के लिए तैयार ना हो, या ऐसे हकायक जो हकायक तो हों लेकिन उनकी ख्वाहिश के मुताबिक ना हो, तो उनको लगता है कि ये हकायक दुरुस्त नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर नून लीग के जराए से हमने ये खबर दी थी इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने से पहले कि शहबाज शरीफ की 2 मुलाकातें हुई। ये नून लीग के जराए खुद क्लेम कर रहे थे। जाहिर है कि जो सहाफी होता है वो तमाम जमातों के रहनुमाओं से राब्ते में होता है, इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट से, ताकतवर हलकों से भी। तो हमने ये खबर दी थी कि एक इस्लामाबाद में मुलाकात हुई चकलाला के अराउंड और एक लाहौर में। तो बड़े लोग नाराज हुए हाशमी साहब। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, कोई हुकूमत गिराने की साजिश नहीं हो रही, मुकम्मल तौर पर अस्करी क़यादत और खान साहब एक पेज पर हैं, किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हो रही। तो बतौर सहाफ़ी आपके पास ये हुनर होना चाहिए कि आप पर्दे के पीछे देख सकें, वरना आपकी सहाफत का क्या फ़ायदा। तो उस वक्त से जो बाखबर सहाफ़ी थे जिन्होंने अमली तौर पर सहाफत की, उस वक्त से उनको पता चल गया था कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं ये बेमकसद नहीं हो रही। जो शहबाज शरीफ के साथ मुलाकातें हो रही थी, उनका जाहिर है कि कोई ना कोई मकसद तो था, वो बेमकसद मुलाकातें तो नहीं हो रही थी। आज खान साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के जो केसेस हैं वो मंतकी अंजाम तक इसलिए नहीं पहुंच सके कि ताकतवर हलकों को करप्शन कोई इशू नहीं लगता था, और नैब के ऊपर और अदलिया पर जिनका असर व रसूख था, जो आज ये कह रहे हैं कि हम सियासत पर हमारा कोई असर व रसूख नहीं है, तो जिनका नैब पर और अदलिया पर असर व रसूख था, उन्होंने आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के केसेस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचने दिया। ये तो खान साहब कह चुके हैं ब्रीफिंग में, अखबारों में खबरें भी छप गई इसके मुतल्लिक। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि शहबाज शरीफ ताकतवर हलकों से बैकडोर राब्ते करके किस तरह से एक साजिश को उस वक्त बुन रहे थे। और ये जो खान साहब ने कहा कि डील दी गई शहबाज शरीफ को, ये उन्हीं मुलाकातों के कॉन्टेक्स्ट में है।
ये उन्हीं बैकडोर राब्तों के कॉन्टेक्स्ट में खान साहब ने ये जो ताज़ा तरीन बात की है। फिर हाशमी साहब, ये शहबाज शरीफ को 16 अरब रुपए से की जो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद थे, जिनके मुतल्लिक अब मुअत्तल प्रोसिक्यूटर भी कह रहा है, डॉक्टर रिजवान भी कह रहे थे कि दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती शहबाज शरीफ को सजा होने से। और इसी प्लेटफॉर्म पर मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैंने कहा था कि अब शहबाज शरीफ को एक मुआजिजा बचा सकता है, और मुझे लगता था कि वो मुआजिजा हो जाएगा। उस पर भी कुछ व्यूअर नाराज हुए, और मैंने ये कहा था कि शहबाज शरीफ को कुछ हल्के किसी सूरत जेल नहीं जाने देंगे। और वो बात, चूंकि सहाफ़ी मुख्तलिफ ब्रीफिंग्स अटेंड करते हैं, वहां से वाइब्स लेते हैं, वहां से पल्स चेक करते हैं कि कौन से हल्के इस वक्त क्या सोच रहे हैं, आपको पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर हाशमी साहब, कभी आपको ब्रीफिंग में बुला लेते हैं सहाफ़ियों को, ये ताकतवर हल्के या सियासतदान। इसी तरह इस्लामाबाद में यहाँ एक कौसार मार्केट है, तो वहाँ आप जाके बैठते हैं, तो जो हुकूमत में जमात होती है उसके मिनिस्टर भी बैठे हुए होते हैं, अपोजिशन लीडर्स भी बैठे होते हैं। आप चाहे कि एक दौर के अंदर कॉफ़ी पीते हुए 2 घंटे के अंदर आपका जो एक सेशन होता है, आप 6-7 खबरें निकाल लेते हैं। डायरेक्ट आपको खबर ना भी दी जाए तो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है, उनकी हरकतों सकनात से पता चल जाता है कि पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। तो उस वक्त शहबाज शरीफ के मुतल्लिक जब मैं ये खबरें दे रहा था, तो वो इसी वजह से दे रहा था कि दोनों तरफ से ये खबरें कंफर्म की जा रही थी, तहरीक इंसाफ तक भी खबरें पहुंच रही थी, और नून लीग तो खुद भी उन खबरों को शेयर कर रही थी सहाफियों के साथ, ताकि एक माहौल भी बने कि ताकतवर हल्के इस वक्त शहबाज शरीफ के साथ किस तरह से डील कर रहे हैं। तो अब जो खान साहब आहिस्ता आहिस्ता हकाइक सामने लेके आ रहे हैं, वो इसी पस मंजर में लेके आ रहे हैं। ये शहबाज शरीफ को लाहौर हाईकोर्ट ने जो फौरन 1 दिन के अंदर लंदन जाने की इजाजत दी थी, ये इजाजत वैसे नहीं मिली थी शहबाज शरीफ को। और फिर खान साहब ने जब रोका था शहबाज शरीफ को एयरपोर्ट पर, शहजाद अकबर को कहा था कि आप हंगामी ऑर्डर जारी करें, तो उस वक्त जब खान साहब ने रोका था, तो उस वक्त भी हम ये कह रहे थे कि खान साहब ने अब एक ऐसा इकदाम कर दिया है कि शहबाज शरीफ अगर बाहर चले जाते तो जाहिर है कि खान साहब के लिए आसान हो जाता कि वो अपनी पूरी तवानाइयाँ मईशत के ऊपर मरकूज रखते। लेकिन खान साहब ने अपने एहतसाब के बयानिए को मजबूत करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए शहबाज शरीफ को रोका, और वो बात भी कुछ हल्कों को उस वक्त पसंद नहीं आई, और अब तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। तो खान साहब इस्तारों में भी कभी कभी बात करते हैं, जब वो ये कहते हैं बार बार, अब परवेज मुशर्रफ तो इस वक्त कोई सियासी फिगर नहीं है, परवेज मुशर्रफ तो सियासी तौर पर एक्टिव नहीं है, लेकिन खान साहब जब बार बार कहते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को डील देकर, उनको NRO देकर कौम के साथ बड़ा जुल्म किया, तो असल में वो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे होते हैं कि इनके साथ कोई डील करना, इन करप्ट नासिर को रिलीफ देना, ये कौम के साथ बड़ा जुल्म है। तो इसलिए खान साहब बड़े नपे तुले अंदाज में जो हकायक उनके पास है, जो इंफॉर्मेशन उनके पास है, वो आहिस्ता आहिस्ता समझाने के अंदाज में लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन हाँ साहब, ये जो डील मरियम के हवाले से है, वो तो शहबाज शरीफ की तो आपने पूरी कहानी बताई, लेकिन ये मरियम के हवाले से डील, और फिर ये जो नई बात खान साहब कर रहे हैं कि नवाज शरीफ, क्योंकि आपको याद होगा लंदन से मैंने खबर दी कि 25 तारीख राय साहब टिकट ले ली गई थी, और कहा गया कि यहाँ से शायद सऊदी अरब जाएंगे और उम्रा करके पाकिस्तान, पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई। बिल्कुल इसी तरह ये बिल्कुल तैयार था, लेकिन कहीं ना कहीं पर बात आगे नहीं हो सकी, आगे परवान नहीं चढ़ी। क्या खान साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं? चूंकि टिकट खरीदी रह गई, पाकिस्तान नहीं गए, मरियम यहाँ नहीं आ सकी, अदालत ने कहा कि हम नहीं, दरख्वास्त जो थी, एक बेंच टूटता है दूसरा टूट गया, फिर आखिरकार मरियम ने थक हार कर वापस ले लिया, क्योंकि जिन हलकों ने कहना था उन हलकों ने नहीं कहा। डील और ढील दोनों जो है वो धरे के धरे रह गए। देखे, खान साहब ने मरियम नवाज के बाहर जाने की एक डील पहले भी तोड़ी थी। खान साहब ने एक डील जो कि हो चुकी थी, जिस पर बाद में मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से नाराज हो गए थे कि आपने तो मुझे कहा कि मरियम नवाज के लंदन जाने की डील तय हो गई है, तो फिर मरियम नवाज कैसे रुक गई? तो उस वक्त शहबाज शरीफ ने और खुद नून लीग के आला तरीन सतह के जराए ने मुझे बताया था, जाती तौर पर यह बात बताई थी कि मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से
इस बात पर नाराज भी थे कि डील तो हो गई थी, आपने मुझे यकीन दिला दिया था कि मरियम नवाज को लंदन जाने की इजाजत दे दी जाएगी, तो फिर ये डील कैसे टूटी? तो शहबाज शरीफ ने उस वक्त ये कन्वे किया था कि डील मेरी जिनसे होनी थी वो हो चुकी थी, लेकिन इमरान खान ने आखिरी वक्त में उन हलकों को भी मना कर दिया। और जिस वक्त मरियम नवाज माहौल बना रही थी ना कि मेरी एक छोटी सी सर्जरी होनी है, जो यहाँ पर आज तक नहीं हुई, नहीं हो आज तक सकती, नहीं हुई, जो आज तक नहीं हुई, जिसके मुतल्लिक वो कहती थी यहाँ नहीं हो सकती, लंदन में ही होगी, साथ ये भी कह रही थी कि छोटी सी सर्जरी है, वो असल में उस वक्त वो डील अपने फाइनल मोड में पहुंच चुकी थी। डील के तहत मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत मिलनी थी, लेकिन खान साहब उस डील में रुकावट बन गए। खान साहब ने 2-3 ऐसे काम किए हैं जो कि अहम हल्के चाहते थे कि खान साहब ना करें, लेकिन खान साहब ने मेरिट के ऊपर फैसले किए। उसके ऊपर भी जाहिर है कि इरिटेशन तो हुई होगी, क्योंकि खान साहब को पहले जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ बाहर गए, अब कोई ये कहे कि सियासत पर हमारा असर रसूख नहीं है, तो ये तो बात मानने वाली नहीं है। सबको पता है कि मियां नवाज शरीफ कैसे बाहर गए थे। तो मरियम नवाज की डील तो पहले भी टूटी थी, और अब भी मरियम नवाज की जो फ्रस्ट्रेशन है वो यही है कि इमरान खान साहब ने जब बयानिया बनाया अमरीकी साजिश के मुतल्लिक, जो हकायक पर मबनी था, वो इतना मकबूल हो गया, और उसके बाद ये करप्ट हुकूमत के मुतल्लिक जो बयानिया था, जो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के और करप्शन के मुतल्लिक, कि फिर इदारों के ऊपर भी दबाव आना शुरू हो गया, यानी फौज के ऊपर भी दबाव आना शुरू हो गया। DGISPR को टैग करके लोग सवालात पूछने लगे। तो फिर मरियम नवाज के बाहर जाने की जो डील थी, आप कह सकते हैं कि वो अवाम के दबाव की वजह से वक्ती तौर पर रुक गई। मियां नवाज शरीफ की वापसी की डील भी वक्ती तौर पर रुक गई। तो ये होता है जब अवाम का एक दबाव पैदा होता है, और जिस तरीके से खान साहब ने मोबिलाइज किया, तो खान साहब का जो इशारा था मरियम नवाज के हवाले से, वो इसी डील के मुतल्लिक था कि मरियम नवाज भी, जिस तरह से अदालत ने, नाम तो उनका ECL में था, पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा था उनको लाहौर हाईकोर्ट ने, लेकिन हालात आगे ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये समझेंगे कि हालात को इस इंपोर्टेड हुकूमत के लिए थोड़े से ठंडे हो रहे हैं, थोड़े से मुनासिब हो रहे हैं, तो मरियम नवाज पूरी कोशिश करेंगी कि अपनी नायली भी खत्म करवाएं और मियां नवाज शरीफ को वापस भी लेके आएं, क्योंकि ये मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ अफोर्ड नहीं कर सकते कि शहबाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर रहें और हमजा शहबाज ही चीफ मिनिस्टर रहें, क्योंकि उससे तो फिर इनकी अपनी सियासत थोड़ी सी बैकग्राउंड में चली जाएगी। और ये मरियम नवाज जो हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, आप अंदाजा कर लें यानी उनके ऊपर इतनी तनकीद होती है, इतनी तनकीद होती है, वो दिल में शर्मिंदा भी नहीं होती कि मुझ पर तनकीद ही इसलिए होती है। मेरे चचा जान भी मुझसे नाराज हो जाते हैं, हमजा शहबाज भी नाराज हो जाते हैं, सहाफी भी इस वजह से तनकीद करते हैं कि मैं सिर्फ रेलिवेंट रहने के लिए हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती हूं। मैं इस वक्त कोई, मेरे पास सरकारी ओहदा नहीं है, मैं अदालत से नायल भी हूं, मैं अदालत से सजा याफ्ता भी हूं, किसी तौर पर मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन उसके बावजूद हर रोज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तासुर देती हैं कि मैं फैसले कर रही हूं। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज असल में इस वक्त कितनी खौफजदा है। राय साहब, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, और जहां तक नून लीग का लंदन से खबर है, वो थोड़ी सी मैं आपके साथ शेयर कर दूं सुनने वालों के लिए भी, कि इस बात का फैसला भी करना है राय साहब कि नून लीग को कौन लीड करेगा आइंदा इंतखाबात में, क्योंकि नवाज शरीफ की बड़ी ख्वाहिश है कि वो बतौर पार्टी लीडर कायद जो इलेक्शन स्पीचेस होंगी उसमें वो लीड करें। तो इसके लिए नून लीग जो है वो रास्ता और कोई डील जो है उसकी तलाश की कोशिश कर रही है, और आज भी बड़ी बैठकें यहाँ पर हुई और बहुत ज़्यादा लोगों ने इस हवाले से जो अंदर की खबरें थी वो शेयर भी की कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और नवाज शरीफ को सियासत में रेलेवेंट रखने के लिए अगर आपने नोट किया ना राय साहब, तो मरियम तकरीर करती हैं, और वो पहला लफ्ज़ जो होता है ना उनकी गुफ्तगू में, जो मीडिया से इंटरेक्शन होती है, वो ये कहती हैं कि नवाज शरीफ का दौर, नवाज शरीफ ने हुक्म दिया, नवाज शरीफ चाहेगा तो तब इलेक्शन होगा। तो ये एक तरह से एक काम जो है वो लंदन से जो कोशिशें की जा रही हैं वो बज़ाहिर हमें नज़र भी आ रही हैं, और आने वाले दिनों में ये मज़ीद मैच्योर भी हो जाएंगी। लेकिन राय साहब, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा कि मुझसे नहीं होगा, 1 साल और 3 माह तरक्याती काम नहीं हम कर सकते, मज़ीद चीज़ें जो हैं उसका भी हवाला दिया।
शहबाज शरीफ एक हारे हुए कमांडर की तरह बिहेव कर रहे हैं या इनके पास ऑप्शंस नहीं है? मैं चाहूंगा कि इस पर भी कमेंट करें। और फिर दूसरी तरफ पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाबात, जरदारी साहब की मुलाकात हुई है हमजा से, यानी छोटे शहबाज से, और वो उन्होंने कोई एक लाएमल दिया कि मिलकर हम इंतखाबात जो है मैं उसमें हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दिया जाएगा। अभी मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे DPOs चेंज कर दिए गए हैं, नई पुलिस की तकर्रियाँ की जा रही हैं, लोकल मशीनरी ला रहे हैं। तो तैयारी तो राय साहब अपनी भरपूर कर रहे हैं, यानी हुकूमत ने तैयारी कर ली है मुकम्मल तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना कैसे है। देखें हाशमी साहब, एक तो शहबाज शरीफ में फैसला साजी की सलाहियत नहीं है, क्योंकि एक लीडरशिप जो क्वालिटी होती है वो शहबाज शरीफ में नहीं है। इमरान खान साहब को जिस हालत में मईशत मिली थी, यानी पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब था, तो उसके बाद खान साहब को बड़े सख्त फैसले करने पड़े पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए, और उसकी बहुत बड़ी सियासी कीमत थी जो खान साहब मुसलसल 3 साल अदा भी करते रहे। लेकिन वो फैसले करने बड़े जरूरी थे। लेकिन खान साहब के अंदर एक जो लीडरशिप क्वालिटी थी और खान साहब के ऊपर लोगों का ट्रस्ट था कि ये जो हमारा लीडर है, ये अगर इस वक्त इंटरनेशनल फिनोमेना है महंगाई का, तो उतनी महंगाई तो नहीं कर रहा, लेकिन 20-25% के हिसाब से अगर 3 साल के अंदर, यानी जितनी महंगाई आलमी सतह पर हुई उसका सिर्फ 20-25% खान साहब ने पाकिस्तान में मजबूरन करनी पड़ी, तो लोगों को ट्रस्ट था कि ये एक ऑनेस्ट लीडर है, ये कोई करप्ट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि खुद तो ये कोई करप्शन से अपने मालात बना रहा हो या हमसे टैक्स कलेक्ट करके अपनी कोई मिलें लगा रहा हो, कोई सऊदी अरेबिया में या लंदन में कारोबार चला रहा हो। तो इसलिए खान साहब बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने सख्त फैसलों पर कौम को एतमाद में ले लेते थे और कौम उन पर एतमाद भी करती थी। उन सख्त फैसलों पर उस किस्म का रद्द अमल भी नहीं आता था और बहुत से लोग उन फैसलों को जस्टिफाई भी करते थे, यानी महंगाई का बोझ भी उठाते थे लेकिन जस्टिफाई भी करते थे कि ठीक है कि ये मुश्किल टाइम है, 3-4 साल हैं। और आखिरी साल में तो खान साहब ने ऐसा टाइम आ गया था कि रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की वजह से खान साहब ने रिलीफ देना शुरू कर दिया था आवाम को। तो इसका मतलब यह है कि जब आप एक लीडर होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे और आवाम मुझ पर ट्रस्ट करेगी। शहबाज शरीफ को पता है कि मैं कोई मुश्किल फैसला करूंगा, मेरे मुतल्लिक तो लोगों को 200% यकीन है कि मैं करप्ट हूं। मेरे मुतल्लिक तो शवाहिद मौजूद हैं जो अदालतों में पेश हो चुके हैं। अभी भी मेरे प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी मुझे अदालतों में पेश होना पड़ रहा है और इतनी स्ट्रांग मेरे खिलाफ एविडेंस मौजूद है। तो इस वजह से उनको पता है कि अवाम मजीद मेरे लिए गम और गुस्से का इजहार करेंगे, अवाम मजीद बिफर जाएंगे। तो इस किस्म के जो कॉम्प्रोमाइज्ड किस्म के लीडर होते हैं, जिन्होंने करप्शन की होती है, वो कभी भी मुश्किल फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता होता है कि कौम उन पर कभी भी एतमाद नहीं करेगी। आप देख लें खान साहब ने कितने मुश्किल फैसले किए, लेकिन कौम उनके साथ खड़ी रही, क्योंकि उनको पता था कि ये हमारा लीडर करप्ट नहीं है। जो भी पैसा टैक्स कलेक्शन हो रही है वो इस मुल्क के ऊपर लगेगा, इस मुल्क के मफाद के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसा इलेक्शन के हवाले से भी मैं चाहूंगा कि उस पर भी कमेंट कर दें क्विकली, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा है। देखिए हाशमी साहब, ये अब पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर इलेक्शन लड़ेगी तहरीक इंसाफ के साथ। पंजाब में नून लीग तो वैसे कहती थी कि हमारा गढ़ है और हमारी बड़ी यहाँ पे पेनिट्रेशन है, इसके साथ साथ JUI की भी सपोर्ट होगी। और ये जो कुल मिलाकर 14 जमातें हैं, जिसका जितना इन्फ्लुएंस है, वो सारे तहरीक इंसाफ के खिलाफ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे और ऊपर से पूरी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की जाएगी। पंजाब में भी जाहिर है कि हमजा शहबाज को जिस तरीके से गैर आईनी तरीके से मुसल्लत किया गया, पूरी सरकारी मशीनरी जिस तरह से लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए इस्तेमाल हुई थी, वो इलेक्शन में धांधली के लिए इस्तेमाल होगी। तो ये असल में मुकाबला है रियासत, यानी एक तरफ इदारे, ये इंपोर्टेड हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, 14 जमातें बामुकाबला इमरान खान। तो ये आप ये कह लें कि इमरान खान बामुकाबला वर्ल्ड 11 है। एक तरफ इमरान खान साहब हैं और दूसरी जानिब ये वर्ल्ड 11 खड़ी है खान साहब के मुकाबले में पंजाब के अंदर। और आप देखेंगे कि कितने मैसिव लेवल के ऊपर धांधली होगी, प्री पोल भी रिगिंग होगी।
ये अफसरान के तकर्रुर तबादले, अपने मनपसंद लोग जो हैं वो मुख्तलिफ इदारों के अंदर उनका तकर्रुर किया जाएगा, और फिर इलेक्शन कमीशन भी आप देखेंगे कि किस तरीके से खामोश तमाशाई का किरदार अदा करेगा। बिल्कुल किसी किस्म की इंटरवेंशन नहीं होगी। तो ये धांधली का पूरा प्लान बना के बैठे हुए हैं। इसलिए खान साहब ने ये बात की है कि पंजाब के अंदर ये इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर एक फिक्स मैच खेलने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।